Hello everyone, welcome back. I hope you and your family are safe and doing well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 विच टॉक्स अबाउट कन्वर्जन। कन्वर्जन किस चीज का? ऑब्वियसली कंपनीज का। देखो जरूरी नहीं है जिस फॉर्म में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो हमेशा लाइफ टाइम अपने लाइफ टाइम के लिए उसी फॉर्म में रह के बिजनेस करे। हो सकता है आज वो एक ओपीसी की तरह इनकॉर्पोरेट करी हो मैंने, क्योंकि मैं एकदम बिजनेस अपना स्टार्ट कर रही थी, ठीक है। पर क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लायबिलिटी भी नहीं लेना चाहती थी, तो मैंने सोचा सोल प्रोप्राइटरशिप से अच्छा तो क्या होगा कि मैं एक ओपीसी फॉर्म कर लूं, ठीक है। फिर धीरे 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 मेरा बिजनेस बड़ा होने लगा। जब बिजनेस बड़ा होने लगा तो ऑब्वियसली मुझे मेरे बिजनेस की नीड को देखते हुए ये समझ में आया कि शायद मुझे ओपीसी से पब्लिक या मैं बोलूं प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से कंपनी अपनी फर्म्स को स्विच करती हो, ठीक है। ये तो हमने एक बात करी सिर्फ और सिर्फ ओपीसी की। और क्या हो सकता है कि भाई प्राइवेट कंपनी हमारी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि देखो हर किसी को बड़ा बनना है, ठीक है। अगर आज मेरा बिजनेस काफी अच्छा काम करता है तो ऑब्वियसली जब तक मैं उसमें और पैसा नहीं डालूंगी तब तक मैं किस तरीके से compete कर पाऊंगी इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो मुझे कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ेगी। एंड हम सबको पता है बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, इन अ प्राइवेट कंपनी हम किससे अपना लोन्स वगैरह ले सकते हैं। देखो हमें पता है, देखो बैंकिंग ऑप्शन सबके पास होते हैं, लेकिन अगर मैं अपने और डिपॉजिट्स की बात करूं तो मैं डायरेक्टर से लोन ले सकती हूँ, उनके रिलेटिव से लोन ले सकती हूँ, ठीक है। बाकी मैं जनरल पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती। तो अगर मेरा बिजनेस आज की डेट में ग्रो हो रहा है तो ऑब्वियसली इट इज बट ऑब्वियस गोज विदाउट सेइंग कि मुझे फंड की रिक्वायरमेंट होगी। जब फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑब्वियसली मैं पब्लिक से पैसा उठाने में शायद इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे मेरे बिजनेस को प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। और क्योंकि नीड के अकॉर्डिंग भी सूटेबल होगा। या मैं बोलूं क्या और ऑप्शन हो सकता है कि हम अब हमारी पब्लिक कंपनी है ऑलरेडी, बट क्योंकि मैंने पब्लिक कंपनी स्टार्टिंग में बना तो ली, ठीक है। बट फिर मुझे लगा कि यार इसमें तो काफी स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट, मतलब आप देखोगे सेबी के भी इसमें रेगुलेशंस लगते हैं। अगर मेरी कंपनी लिस्टेड है, कंपनीज एक्ट तो मुझे फॉलो करना ही है। तो कितने स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस हैं, बहुत कंप्लाइंसेस मुझे करने होते हैं। और मुझे लगता है यार मैं फ्यूचर में शायद आईपीओ एफपीओ लेके आने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है। तो क्या जरूरत है मुझे पब्लिक कंपनी का स्टेटस होल्ड करने की? मैं क्या कर सकती हूँ, मैं फिर से इसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से कंपनी अपने फॉर्म जिसमें वो इनकॉर्पोरेट हुई है उसमें कन्वर्जन्स करती है, ठीक है। अब सेक्शन 8 कंपनी भी कन्वर्ट हो सकती है, या मैं बोलूं कि हम एलएलपी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही सारी कुछ बातें हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। एंड बीइंग इट इज रिलेटेड टू कंपनी लॉ, कंपनी लॉ में भी आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो सारे प्रोविजन सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि अगर एक ही टॉपिक दूसरे सब्जेक्ट का इसमें आ गया तो मतलब उसके प्रोविजन चेंज हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, सेम है। तो इससे आपका कंपनी लॉ भी रिवाइज हो रहा है। एंड ऑब्वियसली ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, आप 2000 आई गेस 2019 दिसंबर का अगर पेपर उठा के देखेंगे ना, ऑफ प्रोफेशनल लेवल की बात करें, उनके कंपनी लॉ के पेपर में कन्वर्जन का क्वेश्चन आया है। मेरा ये मतलब क्या है बताने का कि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली एट योर लेवल बट एट हायर लेवल एज वेल। आज अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझ लोगे, ठीक है, तो आपको ये आज ही नहीं, एग्जीक्यूटिव में ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल तक काम आएगा, क्योंकि कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आया? कन्वर्जन देखो जनरली पब्लिक से प्राइवेट सुना होगा, प्राइवेट से पब्लिक, एलएलपी टू प्राइवेट और वाइस वर्सा, ओपीसी टू प्राइवेट, ये सारे फॉर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे। So the provision of Companies Act 2013 read with rules made thereunder provide for the conversion of companies from one type of company to another type of company। कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं
बट इसमें और भी, इस चैप्टर में सिर्फ यही कन्वर्जन्स नहीं है, और भी कन्वर्जन्स के बारे में बात की गई है। जैसे मैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को किस तरीके से कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो वो सारी बातें भी हम करेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है, ओपीसी में हो सकती है, एलएलपी में हो सकती है, ठीक है। फिर पब्लिक कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओपीसी को मैं प्राइवेट में भी कर सकती हूँ, पब्लिक में भी कर सकती हूँ। देखो ये कुछ नाम ऐसे हैं जो फेमिलियर होंगे आपसे, ठीक है, पॉपुलर्स में आता है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ यही नाम यहाँ पे लिखे, लेकिन हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे एंड ऑब्वियसली वहां से भी एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। So, Section 18 of Companies Act 2013 deals with conversion. टू स्टार्ट विद मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे देखो कौन कौन से सेक्शंस के बारे में बात होगी। सेक्शन 13 के बारे में बात होगी, सेक्शन 14 के बारे में बात होगी, सेक्शन 18 के बारे में भी बात होगी। नाउ सेक्शन 13, अब मैं आपका टेस्ट लेना चाहूँ तो ले सकती हूँ, बट मुझे पता है आप पढ़ रहे होगे, तो मेरे को आप लोगों पे कोई डाउट नहीं है, बिकॉज अगर नहीं पढ़ रहे हो, नहीं रिविजन कर रहे हो, स्कैनर सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो यू आर नॉट चीटिंग मी बट योरसेल्फ। तो प्लीज मैं आपको एक एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, स्कैनर सॉल्व किए बिना एग्जाम में चले मत जाना। इससे ज्यादा मैं हर बार बोलती हूँ, हर लेक्चर में बोलूंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ ऐसा आपको फेस करना पड़े। मैं चाहती हूँ आप लोग, हर कोई जो मुझसे पढ़ रहा है, जो ये वीडियो देख रहा है, आप हर हर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो। देखो अटेम्प्ट मैटर नहीं करते हैं, ये सबको पता है, एंड ये आप भी अपने दिमाग में बात बिठा लो कि अटेम्प्ट डज नॉट मैटर, बट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। बट फिर भी हम क्यों टाइम वेस्ट करें ना, अगर हम अच्छी अप्रोच से पढ़ेंगे तो सबका मोटिव क्या होगा कि भाई मैं कम टाइम में, या जितना टाइम रिक्वायर्ड है उसमें जो चीजें उस पर्टिकुलर टाइम में मुझे फुलफिल करनी चाहिए, अचीव करनी चाहिए, वो मैं करूं। फालतू में क्यों मैं सब ज्यादा टाइम लगाऊं उसी चीज में। इट्स बेटर, लाइफ इज वेरी बिग, बहुत सारी चीजें हैं ना करने को, सिर्फ यही थोड़ी है कि यही पढ़ते ही रहना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है ना। तो इसीलिए शुरू से ही राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, यू विल सक्सीड फॉर श्योर। तो चलो, बहुत ज्ञान हो गया, ठीक है। अब जो मैं बोल रही हूँ सेक्शन नंबर 13 ना, वो हम पढ़ चुके हैं जब हमने चैप्टर नंबर 3 में बात करी थी, ऑल्टरेशंस के बारे में जब हमने बात करी थी कि अगर मुझे मेरे कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना है, तो मुझे कौन से सेक्शन में बात की गई थी, सेक्शन 13 में। अगर मुझे आर्टिकल्स अपने ऑल्टर करने हैं, आर्टिकल्स क्या बारे में बताते हैं, आर्टिकल्स मेरी कंपनी का इंटरनली रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं, मेरी कंपनी किस तरीके से काम करेगी, उसके इंटरनल मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगा, उसके बारे में मेरे आर्टिकल्स बताते हैं। तो वो सेक्शन 14 में होता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल 14, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम 30। तो ये दो सेक्शन आपको याद हो जाने चाहिए। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, अगर आपको ये जो कॉमन सेक्शंस है ना ये भी नहीं पता, तो प्लीज, ठीक है। नाउ सेक्शन 18 क्या बात करता है, सेक्शन 18 कन्वर्जन की बात करता है। इसमें लिखा है कि आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म ऑफ, एक कंपनी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट कन्वर्जन। सो सेक्शन 18 ऑफ कंपनीज एक्ट हमने देखा डील करता है विद कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये तो कॉमन सेंस ही बात है ना, कि अगर मुझे कन्वर्जन करना है किसी भी कंपनी का, दैट शुड बी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, दैट शुड बी एन एग्जिस्टिंग कंपनी, तभी मैं उसको उसकी फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट कर सकती हूँ। प्रोवाइडेड दैट कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन अ क्लास में कन्वर्ट इटसेल्फ एज अ कंपनी ऑफ अनदर क्लास बाय ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी सेक्शन 14 एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। मुझे बड़ा बनना है, बड़े बनने की इच्छा, कुछ बड़ा काम करने की इच्छा हम सब में होती है, नहीं है तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही प्राइवेट कंपनी हमें पता है छोटी कंपनी होती है ना, कम कंप्लायंसेस होते हैं, गवर्नमेंट काफी सारे एग्जेम्पशंस रिलैक्सेशन देता है। बट क्योंकि मेरा बिजनेस बड़ा हो रहा है तो मुझे मेरी कंपनी का फॉर्म भी बड़ा करना है, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं कन्वर्ट हो रही हूँ फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी टू अ बिगर कंपनी, दैट मीन्स अ पब्लिक कंपनी। टू स्टार्ट विद, अच्छा मुझे ये बात बताओ कि प्राइवेट कंपनी में कौन सी 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं।
PTM। नाउ PTM क्या, प्रोहिबिशन, किस चीज का प्रोहिबिशन। देन मैंने बोला यहाँ पे ट्रांसफर के बारे में बात होती है। M स्टैंड्स फॉर, देखो अगर ये तीन चीजें भी तुम्हें नहीं पता है ना, तो आप बेसिक लैक कर रहे हो। आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी में शेयर्स का ट्रांसफर करना नॉट अलाउड। वही अगर मैं कंपेयर करूं अपनी पब्लिक कंपनी से, हमें पता है पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक, फिर मैंने बोला कि प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिशन है किस चीज का, कि आप पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकते हो, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। ये चीज प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिटेड है, लेकिन पब्लिक कंपनी में अलाउड है। फिर मेंबर्स, एम से क्या आता है, मेंबर्स। क्या मैंने बोला कि भाई मेरी प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए एंड मैक्सिमम दे कैन गो अप टू 200 मेंबर्स। एंड ऑब्वियसली हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं प्राइवेट कंपनी की, इसमें एम्प्लॉयज को काउंट नहीं किया जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज उसके कितने शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 200। ठीक, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। तो मैं बोल सकती हूँ इन्फिनिटी, कोई लिमिट नहीं है, तो मतलब मतलब कितने भी हो सकते हैं ना। तो ये तीन रिस्ट्रिक्शंस, PTM प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड मेंबर्स, हमें पता है ना कि मैक्सिमम यहाँ पे 200 हो सकते हैं। तो PTM याद कर लो कि प्रोहिबिशन है डिपॉजिट के लिए, ट्रांसफर नहीं कर सकते हो शेयर्स, एंड मेंबर्स मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 होते हैं मेरी प्राइवेट कंपनी में। अब अगर मैं अपनी प्राइवेट कंपनी को बड़ा कर रही हूँ, तो जर्नल सी बात है, कॉमन सेंस सी बात है कि मुझे ये जो मेरी 3 रिस्ट्रिक्शंस मैंने PTM में बात करी है, इसको मुझे हटाना होगा। ठीक है, तभी मैं बड़ी बन पाऊंगी। तो सेम वही चीज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर करके, क्योंकि मेरी प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल्स हर जगह, देखो मैंने क्या बोला कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल रेगुलेशन उसके आर्टिकल्स में मेंशन होता है। तो ये 3 रिस्ट्रिक्शंस भी आर्टिकल में होंगी। तो वही 3 रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर करूंगी एंड ऑब्वियसली मैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराऊंगी अपने शेयर होल्डर्स से। एंड हम ROC को एप्लीकेशन देंगे, ROC का अगर अप्रूवल मिल जाता है, सब कुछ चेक करेगा ROC, अगर ROC सेटिस्फाइड होता है तो फिर हम क्या हो जाएंगे, हम कन्वर्ट हो जाएंगे इन अ पब्लिक कंपनी। So the provision related to conversion of private company into public company are provided under section 18। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर, सबसे पहले हमने यहाँ पे बोला कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। मतलब देखो ये सारी चीजें हमें करनी होंगी। क्या, conversion of private company into public company involves alteration of articles of association। एंड जब हम चैप्टर नंबर 3 में ऑल्ट्रेशन की बात कर रहे थे, जैसे ही हमने पढ़ा कि ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल हमें करना है, तो एक ही हमेशा ध्यान आती थी बात, वो क्या था कि हम आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। तो मैं अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के लिए क्या करूंगी, अपना SR पास करूंगी। ठीक है, कंपनी इन्वॉल्व्स ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी विच कैन नॉट बी डन विदाउट पासिंग द SR बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। दूसरा मैं क्या करूंगी, द कंपनी शैल हैव मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स इन दी कंपनी। अब एक बात बताओ, एग्जाम्पल है ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी है, हमें पता है मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर्स है। अब इसमें अगर ऑलरेडी 10 मेंबर्स हैं, तो क्या इसको अपने मेंबर्स में कुछ करने की जरूरत है, नहीं है। क्योंकि देखो मिनिमम हमें पब्लिक बनाने के लिए इसको 7 मिनिमम चाहिए, तो इसमें तो 10 है ना, तो मिनिमम की तो रिक्वायरमेंट ही ऑलरेडी कंप्लाई कर रहा है, तो वो कुछ नहीं करेगा। और शेयर होल्डर्स आ सकते हैं जब भी आना चाहेंगे, बट मिनिमम मैं मीट कर रही हूँ, तो मेंबरशिप की तो क्राइटेरिया ऑलरेडी मीट अप हो रहा है। बट इन केस इस मेरी प्राइवेट कंपनी में सपोज 5 मेंबर्स थे, ठीक है, 5 शेयर होल्डर्स थे, लेकिन मुझे पब्लिक बनाने के लिए तो 7 की रिक्वायरमेंट है। ये तो मुझे कंप्लाई करना मैंडेटरी है अगर मुझे पब्लिक कंपनी बनना है। तो दैट मीन्स मुझे 2 और मेंबर्स को ऐड करना होगा टू मेक इट 7। ठीक है, नाउ रिस्ट्रिक्शन, क्या रिस्ट्रिक्शन, द ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी शैल बी मेड इन सच अ मैनर दैट दे नो लॉन्गर,
नो लॉन्गर क्यों बोल रहा है? क्योंकि अभी तक प्राइवेट कंपनी थी तो इसमें पीटीएम वाली कंडीशंस थी। अब क्योंकि प्राइवेट कंपनी से पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है तो ये 3 रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो दे नो लॉन्गर इंक्लूड द रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। क्या क्या? मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, transfer of shares, number of directors, quorum of journal meeting, etc. The company shall, as from the date of such alteration, cease to be a private company. देखो ये भी हमें पता है ना कि अगर मैं प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करती हूँ तो मिनिमम मेंबर 2 और डायरेक्टर कितने होने चाहिए? मिनिमम 2। अगर मैं पब्लिक कंपनी बना रही हूँ तो मेंबर्स मिनिमम 7 एंड डायरेक्टर्स मिनिमम कितने होने चाहिए? 3 एंड मैक्सिमम के लिए देयर इज नो लिमिट, ठीक है। तो अगर मेरी कंपनी में अगर 2 से ऑलरेडी ज्यादा डायरेक्टर्स हैं तो मुझे कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर मेरे प्राइवेट कंपनी में 2 ही डायरेक्टर्स थे तो मुझे मिनिमम क्राइटेरिया को मीटअप करने के लिए अभी के लिए एक और डायरेक्टर इसमें इंक्लूड करना होगा। एंड ये जो 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं जो एक कंपनी को प्राइवेट कंपनी का दर्जा देती है वो भी इसमें से हटानी होगी। अब इसका प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे वो पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा? कॉलिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, ठीक। बोर्ड मीटिंग का हम नोटिस इशू करते हैं कितने दिन पहले? 7 डेज पहले। So issue notice in accordance with the provision of section 173 of the Companies Act and Secretarial Standard 1 for convening a meeting of the Board of Directors. मीटिंग में क्या डिस्कस करेंगे? वो क्या करेंगे? पास करेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन। किस लिए? कन्वर्जन करना चाहते हैं तो उसके लिए सब लोग सहमत हैं, उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास होगा फॉर प्राइवेट कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी बाय ऑल्टरिंग एओए। क्यों कर रहे हैं ऑल्टर? समझ में आ रहा है? क्योंकि 3 रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है, इसलिए तभी हम पब्लिक कंपनी बन सकते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर ऑल्टरिंग आवर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सेकंड हम क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। भाई यहाँ पे डिस्कस हो गया, डायरेक्टर्स सब अग्री करते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया। फिर क्या करेंगे? अब इसको अप्रूव कराना होगा। किससे अप्रूव कराना होगा? हमारे शेयर होल्डर्स से। वो कैसे अप्रूव करेंगे? अपनी शेयर होल्डर्स मीटिंग में। तो अगर शेयर सपोज एनुअल जर्नल मीटिंग, क्योंकि साल में एक बार होती है, हमें पता है ना एनुअल नाम क्या है, मतलब एनुअल स्टैंड्स फॉर कि भाई साल में एक बार हमारी एनुअल जर्नल मीटिंग। अगर मेरी एनुअल जर्नल मीटिंग की डेट आ रही है तो हम उसी मीटिंग में इसको अप्रूव करा लेंगे। बट अगर सपोज एनुअल जर्नल मीटिंग हो चुकी है, ठीक है, तो फिर हम क्या कॉल करेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। सो अपार्ट फ्रॉम एनुअल जर्नल मीटिंग जितनी भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। तो ये क्या बोल रहा है? फिक्स डेट, टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग जर्नल मीटिंग टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो हम अपनी जर्नल मीटिंग की का डेट, टाइम, प्लेस ये सब फिक्स कहाँ होता है? बोर्ड मीटिंग में। तो उसको फिक्स करेंगे। देन टू अप्रूव नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग, एक जर्नल मीटिंग का नोटिस ड्राफ्ट होगा, उसको अप्रूव कराएंगे कहाँ पे? बोर्ड मीटिंग में, अलॉन्ग विद द एजेंडा। हमें पता है ना नोटिस के साथ हमारा एजेंडा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स भी जाती हैं कि भाई शेयर होल्डर्स को पता तो हो वेल इन हैंड कि हम जो मीटिंग में जाने वाले हैं उसमें क्या टॉपिक पे बात हो रही है, तो जिससे कि भाई सब अपने व्यू क्लियर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे पहुंचे एंड ऑब्वियसली वोट जो हमारा रेजोल्यूशन है उसको पास करवा पाए। तो यही चीज नोटिस भी हमारा बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होगा कि हम ये नोटिस शेयर होल्डर्स को भेज रहे हैं अलॉन्ग विद एजेंडा एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी एनेक्स विद द नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग। फिर हम क्या करेंगे? बोर्ड क्या करेगा? ऑथराइज करेगा डायरेक्टर को, और अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो या तो कंपनी सेक्रेटरी को, और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो किसी डायरेक्टर को ऑथराइज करेगा कि वो नोटिस सबको इशू करे। इशू द नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग एज अप्रूव बाय द बोर्ड। जो अभी ये वाला नोटिस हमने अप्रूव किया इसको इशू करने के लिए भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी अगर है तो कंपनी सेक्रेटरी को, नहीं तो जो तो डायरेक्टर को ऑथराइज करेंगे कि आपको हम ऑथराइज करते हैं। अब आप नोटिस सारे शेयर होल्डर्स को, आपको पता है ना सेक्शन 101 क्या बताता है, किस किस को नोटिस जाएगा? मेंबर्स को जाएगा, डायरेक्टर्स को भी जाता है। 2 डायरेक्टर्स अप्रूव कर रहे हैं बट स्टिल डायरेक्टर्स को भी नोटिस जाता है, ठीक है। ऑडिटर्स को नोटिस जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स, ठीक है, इन सबको नोटिस जाता है।
Then pass board resolution for increase in the number of directors if directors are less than 3 in the company. अगर मेरी कंपनी में ऑलरेडी जैसे हमने बोला 3 डायरेक्टर्स थे, 2 वो प्राइवेट कंपनी थी, 3 डायरेक्टर्स थे, तो फिर हमें मिनिमम क्राइटेरिया ऑलरेडी मीटअप हो रहा है, तो हमें ये रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. इफ एट ऑल इन अ प्राइवेट कंपनी जिसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं 2 डायरेक्टर्स ही थे, तो फिर मिनिमम क्राइटेरिया को मीटअप करने के लिए एक डायरेक्टर को या जितने भी डायरेक्टर आप अपॉइंट करना चाहते हो उसके लिए रेजोल्यूशन पास होगा. ठीक है. फिर क्या होगा? इशू नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग टू ऑल मेंबर्स, डायरेक्टर्स, ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन सेक्शन 101 एंड द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2. उसके बाद ये नोटिस जिनको हमने ऑथराइज किया था वो इन सारे लोगों को जर्नल मीटिंग का नोटिस सेंड कर देंगे. जर्नल मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले जाता है? क्लियर 21 days नोटिस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लियर? देखो जिस दिन नोटिस गया, ठीक है, वो दिन काउंट नहीं होगा एंड जिस दिन मीटिंग है वो दिन भी काउंट नहीं होगा. मतलब यहाँ इसके बीच में क्लियर 21 days होने मैंडेटरी है. ठीक है. तो जिस दिन नोटिस हम भेज रहे हैं वो काउंट नहीं होगा एंड जिस दिन मीटिंग होनी है, ठीक है, वो भी काउंट नहीं होगा. सो इसके बीच में आप क्लियरली 21 days काउंट करोगे. इस दिस इज द रीजन उसको क्लियर 21 days बोला जाता है. तो क्लियर 21 days पहले हमारे शेयर होल्डर्स के बाद नोटिस गया होगा, फिर मीटिंग होगी, जिस जो भी डेट वहां पे फिक्स गई थी उस दिन मीटिंग होगी, होल्ड द जर्नल मीटिंग एज शेड्यूल एंड मीटिंग में क्या पास होगा? नेसेसरी स्पेशल रेजोल्यूशन टू गेट द शेयर होल्डर्स अप्रूवल. फिर जैसे ही एसआर पास होता है उसके साथ साथ क्या आता है पीछे पीछे? MGT 14. देखो, filing e-form for alteration in articles for conversion of private company into a public company under section 14. तो जैसे ही मेरा SR पास हुआ हम क्या भेजेंगे? हम ROC को विद इन 30 days के अंदर अंदर MGT 14 सेंड करते हैं. सो MGT 14 जब हम ROC को फाइल करेंगे, देखो ई फॉर्म MGT 14 विद इन 30 days ऑफ पासिंग SR इन द जर्नल मीटिंग, एंड इसके साथ क्या क्या अटैच होगा? नोटिस जो हमने हमारे शेयर होल्डर्स को भेजा है अलॉन्ग विद द एजेंडा एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये पहला अटैचमेंट. दूसरा हमने बोला सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. जो जर्नल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने रेजोल्यूशन पास किया है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी हम यहाँ पे अटैच करेंगे. ऑल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अच्छा, ऑल्टर्ड MOA मैंने क्यों बोला? क्योंकि देखो मैं अभी तक ABC प्राइवेट लिमिटेड थी, ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था ना, सबसे पहले नेम क्लॉज में जब हम चेंज करते हैं तो क्या होता है? अगर मुझे मेरी कंपनी के नाम में से प्राइवेट वर्ड हटाना है या ऐड करना है तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए होती है, बस मुझे मेरे ऑल्टर मेमोरेंडम को ऑल्टर करके ROC को इन्फॉर्म करना होता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? अब ये कंपनी क्या बन जाएगी? ABC लिमिटेड. अगर ये यही नाम रख रहे हैं तो इसी नाम से, और अगर इन्होंने नाम चेंज करना है तो ये रन प्रोसेस को फॉलो करेंगे. ठीक है. हम मान के चलते हैं कि ABC ही रखना है. तो अब क्या होगा? ABC लिमिटेड बनेगी. तो प्राइवेट वर्ड हटाने के लिए हम अपने मेमोरेंडम में भी ऑल्टरेशन करेंगे नेम क्लॉज में, तो उसको ऑल्टर्ड, ठीक है, ऑल्टर्ड MOA की कॉपी भी देंगे. ऑल्टरेशन ऑफ AOA, इससे क्या होगा? PTM को हमने रिमूव कर दिया होगा तो और एक नया सेट ऑफ आर्टिकल्स बना होगा, उसके बारे वो ऑल्टर्ड कॉपी भी अटैच करेंगे. और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन में बी अटैच एज एन ऑप्शनल अटैचमेंट. जो हमने इनिशियली बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया था फॉर ऑल्टरेशन इन द आर्टिकल, वो भी चाहो तो अटैच कर सकते हो. ठीक है. तो हम विद इन 30 days ये ROC को MGT 14 इन सारी अटैचमेंट्स के साथ फाइल करेंगे. फिर E-Form INC 27 कह रहा है फॉर इफेक्टिंग द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी और वाइस वर्सा द एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड इन INC 27. मतलब क्या समझ में आया कि INC 27 किस चीज का फॉर्म है? कन्वर्जन का. भले मुझे प्राइवेट से पब्लिक बनना है और वाइस वर्सा, दैट मीन्स मुझे पब्लिक से
प्राइवेट बनना है। कन्वर्जन का फॉर्म क्या है? INC 27। तो INC 27 भी आप ROC को फाइल करोगे, ठीक है। नाउ INC 27 के साथ क्या अटैचमेंट होगी? इट इज मैंडेटरी टू अटैच मिनट्स ऑफ द मेंबर्स मीटिंग। मेंबर्स मीटिंग मतलब जर्नल मीटिंग में आपको पता है ना, कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है? मिनट्स बनाता है। मिनट्स क्या होती है? समरी ऑफ मीटिंग, ठीक है, कि किसने हाँ बोला, किसने ना बोला, क्या क्या डिस्कशन हुआ इस मैटर पे, वो मेरे मिनट्स हैं। तो उसकी एक कॉपी, मिनट्स की कॉपी अटैच करेगा वेयर अप्रूवल वाज गिवन फॉर कन्वर्जन एंड ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। जहां वो मिनट्स ऑब्वियसली उस मीटिंग के अंदर जैसे कन्वर्जन का जब वो मीटिंग कंडक्ट हुई तो कैसे वो कन्वर्जन का सब लोगों ने हाँ बोली, कैसे मेरे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर्ड करने के लिए हाँ बोली, तो मीटिंग की ओवरऑल समरी आप अटैच करोगे INC 27 के साथ। सो समरी मीन्स हमारे मिनट्स अटैच होंगे, ठीक है। और फिर से हम क्या करेंगे? ऑल्टर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अटैच करेंगे, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन एंड या फिर कोई और इंफॉर्मेशन भी आप अटैच करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये क्या हमने ROC को यहाँ पे प्राइवेट से पब्लिक जाने के लिए हमने क्या क्या फाइल किया? हमने एक फाइल किया MGT 14 और दूसरा हम फाइल करेंगे INC 27। 27 तो कन्वर्जन के लिए है एंड MGT 14 क्योंकि हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, तो जब जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा विद इन 30 डेज MGT 14 जाता है, ठीक है। अब ROC क्या करेगा? एज पर सेक्शन 18 फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी द रजिस्ट्रार शैल ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी after satisfying himself that the provisions of chapter 2 of Companies Act 2013 applicable for registration of company have been complied with। अगर ROC जैसे ROC को लगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनी करके कि सब कुछ सही है, एज पर कंप्लायंसेस सारे फॉलो किए गए हैं, ROC सेटिस्फाइड होता है, तो ROC क्या कर देगा? क्लोज द फॉर्मर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड आफ्टर रजिस्टरिंग द डॉक्यूमेंट इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द सेम मैनर। मतलब आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। फ्रेश क्यों? क्योंकि आपका फॉर्म चेंज हो रहा है, आप अब प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो गए हो, तो आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये कौन चेक करके भेज रहा है? ROC सब सेटिस्फाइड होगा तो ROC आपको इस सारे डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। तो ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने कन्वर्जन पढ़ा ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, ठीक है। क्योंकि देखो छोटी कंपनी से बड़े में जा रहे थे तो बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस कुछ नहीं करना था, आपको जैसा चल रहा था काम, बस आपको रिस्ट्रिक्शन हटानी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने हैं और फॉर्म फाइल कर देना है ROC को। बट जब हम पब्लिक से प्राइवेट आएंगे तो आप समझ रहे हो, पब्लिक कंपनी मतलब जैसे एक रिलायंस कंपनी है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के आप शेयर होल्डर्स कुछ नहीं, मतलब मिनिमम भी बोलूँ ना तो 26 लाख से भी मुझे लगता है ज्यादा ही होंगे, जहां तक मुझे आइडिया 26 लाख तो मिनिमम होंगे, ठीक है। तो आप सोचो उतनी बड़ी कंपनी से आप अपने मेंबर्स की लिमिट कितने करने जा रहे हो? मैक्सिमम 200। तो आप समझ सकते हो कि इसमें कितने कंप्लायंसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस हम पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। अब जैसे मैंने बताया, क्योंकि हम एक इतनी बड़ी कंपनी को बहुत उसका जो आप बोल सकते हो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, हम कितना लिमिटेड कितना रिस्ट्रिक्टेड करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके शेयर होल्डर्स की हालत ये ऐसी ही होगी। भाई क्यों? मतलब इतनी बड़ी कंपनी को ऑब्वियसली कितने लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उनको ये सिक्योरिटी है कि भाई ये सिक्योरिटी एंड श्योरिटी है कि भाई जो हमने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है कंपनी हमें उसको पे बैक कर सकती है, क्योंकि वो एक पब्लिक कंपनी है तो ऑब्वियसली वो फंड्स अरेंज करना उसके लिए मच इजियर देन अ प्राइवेट कंपनी। तो कहीं हद तक हम बोल सकते हैं उसके जो क्रेडिटर्स हैं वो बहुत सिक्योर्ड फील करते हैं, शेयर होल्डर्स सिक्योर्ड फील करते हैं। बट जब आप इतनी बड़ी कंपनी को
देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसमें 26 लाख ही शेयर होल्डर्स होंगे, बट आप मान के चलो सपोज 2,000 है, 20,000 है, कुछ ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी है तो 200 से तो नंबर हमेशा ऊपर ही होगा, चाहे वो 500 क्यों ना हो, चाहे वो 1,000 क्यों ना हो। तो जब भी आप इनको रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हो, इनको एक एरिया बता रहे हो कि अब आप बस इसी के अंदर रह के ऑपरेट करोगे, तो शेयर होल्डर्स का यही रिएक्शन होगा कि काय को रे बाबा क्यों ऐसा कर रहे हो, ठीक है। The conversion of a status of company from a public to private would become effective from the date of receipt of the approval of the ROC by means of issuing the new certificate of incorporation. मतलब जब हमें नया सर्टिफिकेट ROC इशू कर देगा, उस दिन से हमारा कन्वर्जन इन इफेक्टिव इन मतलब इन इफेक्ट माना जाएगा. So a public company can be converted into a private company only after obtaining its shareholders approval by way of passing special resolution in general meeting. तो हमेशा याद रखो जब भी पब्लिक से प्राइवेट में जा रहे हो, बड़ी कंपनी से बड़े आदमी से आप छोटे आदमी की तरफ जा रहे हो, छोटा कदम रखने जा रहे हो, तो आपसे गवर्नमेंट भी क्वेश्चन करेगी. यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको क्या चाहिए होगा, अप्रूवल चाहिए होगा. अब खुद सोचो सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी वेली तो है नहीं कि सिर्फ वो कन्वर्जन के काम में ध्यान दे रही है ना. तो वो क्या करती हैं, अपनी अथॉरिटीज को डेलीगेट करते हैं, अपनी पावर्स को डेलीगेट करते हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर किसको डेलीगेट कर रखी है, आरडी को, रीजनल डायरेक्टर. तो जब भी आप आरडी सुनो या सेंट्रल गवर्नमेंट सुनो, इन केसेस में वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है. तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल मतलब हम आरडी का अप्रूवल लेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर किसको फर्दर डेलीगेटेड है, आरडी को डेलीगेटेड है. तो हमें पहले आरडी से भी अप्रूव कराना होगा. मतलब क्या, जब मैं अपने शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराऊंगी, वो क्या होगा, उसके आगे लिखा रहेगा सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय आरडी. आपने तो अप्रूव कर दिया, लेकिन जब तक आरडी हमें ग्रीन फ्लैग नहीं दिखाएगा, तब तक आरओसी हमें नया सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा, तब तक कन्वर्जन नहीं हो सकता. तो उसके भी रूल्स हम लोग पढ़ेंगे. So for conversion of a public company into private company, foremost requirement is alteration of articles of association. Now, I know you guys are very intelligent. When I am talking about alteration in the articles of association while converting a company from a public to private, तो मतलब क्या है, मैं क्यों alter कर रही हूँ, मैं वो 3 रिस्ट्रिक्शंस एंटर करने के लिए, वो 3 रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूड करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपने आर्टिकल्स में, ये 3 रिस्ट्रिक्शंस डालने के लिए मैं अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर करूंगी. क्योंकि अब हम प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, तो मैं अपने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को क्या करने जा रही हूँ, रिस्ट्रिक्ट करने जा रही हूँ कि अब आप अपने शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. क्योंकि देखो पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि कल अगर लिस्टेड है तो भी और नहीं लिस्टेड है तो भी मैं जिसको चाहूं मैं शेयर्स अपने बेच सकती हूँ. मुझे कंपनी से पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो अलाउड है. मेरे कंपनीज एक्ट ने ये पावर दे रखी है, और प्राइवेट कंपनी में अलाउड नहीं होता है. तो मुझे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे अब रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी. मुझे प्रोहिबिट करना होगा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. आज के बाद मैं अपने पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती. मेंबर्स मुझे कितने रिस्ट्रिक्ट करने होंगे, 200 करने होंगे, ठीक है. सो ये 3 रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूड करने के लिए अब मैं अपने आर्टिकल्स को अल्टर करूंगी. सो अकॉर्डिंग टू द एक्ट, एनी ऑल्टरेशन हैविंग द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ public company to private company shall not be valid unless it is approved by the order of the government on application made in such form and manner as may be prescribed. मतलब क्या, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि जब हम स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर रहे हैं, या बोर्ड रेजोल्यूशन पहले पास हुआ, फिर उसके बाद जर्नल मीटिंग तय हुई, प्रोसेस उस हद तक सिमिलर ही है, ठीक है. फिर मेरी जर्नल मीटिंग हुई, जर्नल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कंपनी कन्वर्ट हो गई. इसका वहां पे लिखा रहेगा कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल. अब हम इसके बाद जब मेरे शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है, अब मैं आरडी को एप्लीकेशन फाइल करूंगी. अगर आरडी अब हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर हम कन्वर्ट हो सकते हैं. अगर वो रिजेक्ट कर देगा तो हम कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे. तो इसीलिए सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट मींस आरडी, ठीक है.
Now, for effecting the conversion of public company into private company, copy of the order of central government approving the alteration shall be filed with the registrar in form INC 27. ये किस चीज का फॉर्म है? कन्वर्जन का, जो हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है। अब चाहे मैं कन्वर्ट हो रही हूं, एक मिनट, अब चाहे मैं कन्वर्ट हो रही हूँ प्राइवेट से पब्लिक या वाइस वर्सा, पब्लिक से प्राइवेट, मुझे INC 27 ROC को फाइल करना है। तो ये क्या बोल रहा है कि आप RD से अप्रूवल लोगे, RD का अप्रूवल आता है INC 28 में, आपको फाइल करना है। तो INC 27 के साथ आप INC 28 भी अटैच करते हो। वो क्यों अटैच करोगे? यहाँ पे INC 28 में क्या होता है? अप्रूवल ऑफ RD, ऑर्डर ऑफ RD, ठीक है, अप्रूवल ऑफ RD। सो INC 27 के साथ INC 28 भी जाता है। अच्छा, अब एक चीज है कि यहाँ पे लिखा है INC 27 आपको 15 डेज के अंदर फाइल करना है ROC को, पर जब आप INC 28 के बारे में पढ़ोगे वो लिखा होगा 30 डेज फ्रॉम दी ऑर्डर ऑफ दी RD, कि अगर आज ऑर्डर मिला है, RD ने आज अप्रूवल दिया है, तो आज से 30 दिन के अंदर अंदर आपको INC 28 फाइल करना है। बट ये एक्ट और रूल्स दो चीजें होती हैं। तो रूल्स में क्या लिखा है कि INC 27 आपको 15 डेज में फाइल करना है। तो हम क्या करते हैं कि जर्नली इनकी भी लिमिट, इसको भी अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर फाइल कर दोगे तो आप समझ लो आप एक्ट से भी कंप्लाई कर रहे हो, आप रूल से भी कंप्लाई कर रहे हो। तो इसीलिए आप INC 28 को भी विद इन 15 डेज ही फाइल कर देते हो, क्योंकि INC 27 के साथ ही जाता है ना। INC 27 की लिमिट 15 डेज है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो, टुगेदर विद द प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल्स विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। So at the time of conversion of company have to make several alteration। क्या क्या alterations के बारे में हम लोग पढ़ेंगे? सबसे पहले नाम के लिए मैं क्या करूंगी? अपना मेमोरेंडम ऑल्टर करूंगी। अगर मैं completely अपना नाम ही चेंज कर रही हूँ तो फिर मुझे रन प्रोसेस से अपने नाम को रिजर्व करना होगा, वो प्रोसीजर फॉलो करना होगा। अगर मैं नाम सेम रख रही हूँ, बस प्राइवेट वर्ड अब मुझे ABC में ऐड करना है, ऊपर प्रोसेस में हमने इसको रिमूव किया था, अब हम इसको ऐड करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नेम क्लॉज में ऑल्टरेशन हो रहा है, ठीक है। तो चेंज ऑफ नेम होगा, ऑल्टर्ड, इसके लिए ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम जाएगा। आर्टिकल्स के अंदर 3 रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूड होंगी, इसलिए आर्टिकल्स की ऑल्टर्ड कॉपी जाएगी। नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, एंड ऑब्वियसली हमारे लेटर हेड, बुक्स एंड पेपर्स पे सब जगह नाम फिर हमारा चेंज होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन का प्रोसेस। देखो, कन्वर्जन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप अपना मॉड्यूल को, ICSI का जो मॉड्यूल है आपके पास, उसको प्लीज ओपन कर लो। कुछ बातें हम लोग, कुछ प्रोसीजर की जब मैं बात कर रही हूँ, रूल 41 को भी हमें कंप्लाई करना होता है। तो रूल 41 की जब मैं बात करूंगी, हम आपके मॉड्यूल से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या क्या अटैचमेंट से रखी है वो सारी बातें करेंगे। तो प्लीज अभी अपना आप ICSI का मॉड्यूल भी ओपन करके रखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले देखो, प्रोसेस सेम ही रहेगा जर्नल मीटिंग का। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम बोर्ड मीटिंग बुलवाएंगे। बोर्ड मीटिंग बुलवाने के लिए मैं 7 डेज पहले बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजूंगी। किसको भेजूंगी? बोर्ड मीटिंग किसकी मीटिंग होती है? डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। तो बट ऑब्वियसली मैं डायरेक्टर्स को 7 डेज पहले नोटिस भेजूंगी बोर्ड मीटिंग का। फिर स्टेप 2 में क्या होगा? बोर्ड मीटिंग होगी। कंपनी विल कन्वे द बोर्ड मीटिंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 173 एज द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 टू मीट विद द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स फॉर कन्वर्जन। बोर्ड मीटिंग में क्या होता है? क्या होगा? अप्रूव करेंगे डायरेक्टर्स कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द RD, ठीक है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ RD या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। ऑथराइज करेंगे डायरेक्टर को, और अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी को, फॉर कंप्लीटिंग द नेसेसरी कंप्लायंसेस फॉर्मेलिटीज। क्या क्या? इशू ऑफ नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग एज पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2। मतलब क्या है? हमारी डायरेक्टर्स की मीटिंग में क्या तय हुआ कि सारे डायरेक्टर्स अग्री कर रहे हैं, कन्वर्जन के बारे में डिस्कशन हुआ, उसके लिए एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ। फिर डायरेक्टर्स ने ऑथराइज कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी है तो उनको, अदरवाइज किसी डायरेक्टर को
कि अब फर्दर किस तरीके से प्रोसेस कंडक्ट करना है, आपको हम ऑथराइज करते हैं कि आने वाले आप जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करो। क्या होगा कि वो डायरेक्टर या वो कंपनी सेक्रेटरी नोटिस भेजेगा क्लियर 21 डेज पहले सारे हमारे मेंबर्स को, दैट मीन्स शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को भी, ऑडिटर्स को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर्स, इन सबको नोटिस भेजेंगे। और वहां पे मीटिंग में और क्या हो रहा है, वो ऑथराइज कर रहे हैं किसी प्रोफेशनल या लीगल प्रैक्टिशनर को, एडवोकेट को, टू अपीयर बिफोर दी ट्राइब्यूनल, अपीयर बिफोर दी सेंट्रल, आप यहाँ पे लिखो अपीयर बिफोर दी रीजनल डायरेक्टर। देखो ट्राइब्यूनल पहले होता था जब एनसीएलटी के पास सारे केस जाते थे तब होता था, लेकिन अब एनसीएलटी से पावर शिफ्ट होके आरडी के पास आ गई है। तो बिफोर दी रीजनल डायरेक्टर, जब हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे रीजनल डायरेक्टर को तो हो तो हम आप देखोगे एक एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं, वो उसमें क्या देते हैं कि जिस जिसको ऑब्जेक्शन है वो कंपनी को अपने ऑब्जेक्शंस भेज सकता है और वो ऑब्जेक्शंस आरडी को फॉरवर्ड करने होते हैं, ठीक है। तो उस पे हियरिंग होगी, उस पे आप ऐसा तो नहीं ना पूरी कौन कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, एक पर्सन को ऑथराइज तो करोगे ना कि आप आरडी के सामने हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे। तो उस केस के लिए हम बोर्ड मीटिंग में ही ऑथराइज करें, इसके लिए भी हम क्या पास करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन, कि हम किसको ऑथराइज कर रहे हैं, किसको हम कंपनी का फेस बना रहे हैं, ठीक है। ऑथराइजिंग प्रोफेशनल मतलब कंपनी सेक्रेटरी को भी कर सकते हो, किसी लीगल प्रैक्टिशनर को, और किसी, या मैं बोल सकती हूँ एडवोकेट को भी हम इस चीज के लिए ऑथराइज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। फिर वहां पे क्या तय होगा, फिक्स डेट टाइम प्लेस किसकी, होल्डिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, किस लिए, फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में नोटिस दिया जाएगा, एटलीस्ट यहाँ पे आप हमेशा लिखोगे एग्जाम में भी, क्लियर 21 डेज का नोटिस भेजेगी कंपनी, ठीक है। फिर जो भी आपकी डेट डिसाइड होगी, प्लेस टाइम, उस दिन उस जगह उस समय पे आपकी जर्नल मीटिंग होगी। होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग ऑन डिसाइडेड डेट टाइम प्लेस, और वहां पे क्या रेजोल्यूशन पास होंगे, बोलता है सबसे पहले हम अप्रूव, शेयर होल्डर्स क्या अप्रूव करेंगे, ऑल्टरेशन इन एमओए, क्योंकि नाम बदलेगा, प्राइवेट अब इसमें ऐड हो जाएगा, या अगर आप नाम पूरा का पूरा चेंज कर रहे हो तो वो अप्रूव होगा, उसके लिए हम अपने मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन करेंगे। फिर हम आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन करेंगे क्योंकि हमें 3 रिस्ट्रिक्शंस को ऐड करना है, ठीक है। और अप्रूव हो रहा है ऑब्वियसली कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, इसके लिए रेजोल्यूशंस पास होंगे। तो कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है, एसआर सॉरी हमारे आर्टिकल्स को अल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन। तो नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही मेरा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ MGT 14 विद इन 30 डेज के अंदर अंदर हमें आरओसी को फाइल करना है। तो नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइल MGT 14 विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। जैसे ही MGT 14 जब हम बोलते हैं आरओसी को फाइल होगा, उसके साथ क्या क्या अटैच होगा, CTC मतलब सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास इन दी जर्नल मीटिंग, मतलब SR की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, नोटिस जो हमारे शेयर होल्डर्स को गया था अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एजेंडा वो अटैच होगा, ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ एमओए एंड ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ एओए भी अटैच होगी, कि भाई आरओसी को पता तो चले कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या ऑल्टरेशंस करे हैं। तो ये MGT 14 हम विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग दी SR आरओसी को फाइल होता है। तो देखो यहाँ तक का प्रोसेस इज सिमिलर एज इन द केस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक, यही था। फिर हम INC 27 फाइल कर देते थे तो हमें आरओसी नया सर्टिफिकेट दे देता था। लेकिन यहाँ पे अब इसके अलावा अब क्या होगा, क्योंकि हमें आरडी से अप्रूवल लेना है तो इसके लिए फर्दर हमारा प्रोसीजर है, क्या है, अब स्टेप 6 में आप क्या करोगे, आप एप्लीकेशन ड्राफ्ट करोगे रीजनल डायरेक्टर को। यहाँ पे आपने आरओसी को फाइल कर दिया है MGT 14, ठीक है। अब जो हम रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन फाइल करेंगे ना, वो हमें कैसे करनी है, जिस दिन मेरा SR पास हुआ उसके 60 डेज मतलब 60 डेज के अंदर अंदर मुझे आरडी को एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो जैसे ही SR पास हुआ विद इन 30 डेज में आपको क्या करना है, MGT 14 फाइल कर देना है, आरओसी को वो आप कर दोगे इन सारी अटैचमेंट्स के साथ, प्लस आपको उसी स्पैन में
विद इन 60 डेज ऑफ पासिंग दी SR आपको रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन दे देनी है फॉर कन्वर्जन, फॉर अप्रूवल, ठीक है। सो एप्लीकेशन नीड्स टू बी ड्राफ्टेड टू रीजनल डायरेक्टर फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि आपको हमने ये बोल दिया कि 60 दिन के अंदर अंदर अगर मेरा स्पेशल रेजोल्यूशन जिस दिन पास हुआ उसके 2 महीने, 60 डेज मीन्स अप्रॉक्स 2 महीने, ठीक है, क्योंकि किसी किसी में अगर 31 डेज है तो उसके हिसाब से आपको दिन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उस 60 डेज के बीच में आपको आरडी को एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। बट इन्होंने क्या बोला, उससे आरडी को एप्लीकेशन देने से मिनिमम 21 डेज पहले, मिनिमम 21 डेज पहले आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दोगे। क्या एडवर्टाइजमेंट दोगे कि भाई हम आरडी को एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमारी कंपनी पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है। ये आप किस में दोगे, टू न्यूज़पेपर, इंग्लिश जिसकी वाइडेस्ट पब्लिकेशन हो एंड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, जहाँ पे भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, जिस भी एरिया में, जिस भी स्टेट के अंदर, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसका वाइडेस्ट पब्लिकेशन में जो भी न्यूज़पेपर वहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता है उसमें, और इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप ये चीज़ को पब्लिश करोगे। तो बोलता है at least 21 days before the date of filing of the application किसको, आरडी को, एडवर्टाइज इन दी फॉर्म INC 25A, मतलब जो आप एडवर्टाइजमेंट करोगे उसकी जो कॉपी होगी ना, एडवर्टाइजमेंट की कॉपी, उसको आप INC 25A के अंदर अटैच करके किसको भेजोगे, सॉरी आरओसी को फाइल करते हो, ठीक है। इन अ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर इन द प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज इन द डिस्ट्रिक्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर वाइडली सर्कुलेटेड इन द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, ठीक है। अब जब आपने 21 डेज पहले नोटिस देना है, किसमें नोटिस देना है आपको, जो आप न्यूज़पेपर में आप पब्लिश करोगे नोटिस, और वही नोटिस आपको आरओसी में भी फाइल करना है INC 25A के अंदर, ठीक। आपने नोटिस दे दिया, फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट दिया, लेकिन आपको 21 डेज पहले किसको और नोटिस देना है, किस किस को नोटिस देना है, आप नोटिफाई करोगे क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है, कि हम आपको नोटिस दे रहे हैं, उनको भी एटलीस्ट 21 डेज पहले, जब जिस दिन आरडी को एप्लीकेशन फाइल करनी है उससे कम से कम 21 दिन पहले, उससे ज्यादा पहले दे देते तो बहुत अच्छी बात है, 30 दिन पहले दे दिया बहुत अच्छी बात है, 25 दिन 26 दिन, बट मिनिमम 20 डेज पहले तो आपको देना ही है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, और नोटिस दोगे अपने क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, कि हम एप्लीकेशन कन्वर्जन की अप्रूवल के लिए आरडी को भेज रहे हैं। जिसको इस चीज से कोई भी ऑब्जेक्शन है वो अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोटिस भी जाता है। अब एक बार आपके मॉड्यूल से भी पढ़ते हैं तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। देखो ये सारी बातें किसमें दे रखी हैं, रूल 41 के अंदर क्या बोलता है, एज पर रूल 41 of Companies Act 2014, an application under second provision to subsection 1 of 14 for conversion of public company into private shall be within 60 days from passing of the special resolution be filed with RD। कौन से फॉर्म में, RD1 में, ठीक है। तो RD को आप एप्लीकेशन कितने दिन पहले देते, मतलब SR से 60 डेज के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन दे देते हो, ठीक है। कौन से फॉर्म के अंदर, RD1 के अंदर। अलॉन्ग विद द फी एज प्रोवाइडेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, तो बोला अ ड्राफ्ट कॉपी ऑफ, जब हम आरडी को एप्लीकेशन देंगे उसके साथ क्या क्या अटैच होगा, बोला एक मेमोरेंडम में जो आपने चेंजेस किए हैं आप वो बताओगे, अ ड्राफ्ट कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विद प्रपोज ऑल्ट्रेशन, क्या ऑल्ट्रेशन आप करने जा रहे हो उसके बारे में वहां पे बताओगे कि हम ये ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर। सेकेंड चीज, कॉपी ऑफ मिनट्स, जो जर्नल मीटिंग में आपका पूरा डिस्कशन हुआ उसके जो मिनट्स बने हैं जर्नल मीटिंग में, शेयर होल्डर्स मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो अटैच करोगे, जहां पे आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स के लिए, वो अटैच करोगे। थर्ड हमने बोला
आप board a copy of board resolution or power of attorney dated not earlier than 30 days as the case may be authorizing to file application for conversion. यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था ना कि बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा जहाँ पे हम किसी लीगल प्रैक्टिशनर को, प्रोफेशनल को ऑथराइज कर रहे हैं कि वो एप्लीकेशन को फाइल करेगा, ठीक है, तो उसकी कॉपी आप दोगे। फिर डिक्लेरेशन बाय केएमपी, की मैनेजरियल पर्सन, ठीक है। अब ये क्या डिक्लेरेशन देते हैं? अच्छा, केएमपी होते कौन कौन है? केएमपी आप किसको बोलते हो? कौन कौन केएमपी की डेफिनेशन में फॉल होता है? तो हमें पता है सीईओ, ठीक है, हमारा होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? हमारे केएमपी की कैटेगरी में आते हैं, की मैनेजरियल पर्सन, ठीक है। तो ये लोग क्या डिक्लेरेशन दे रहे हैं? जो हमने RD1 फॉर्म फाइल कर रहे हैं उसके साथ ये सारा हम अटैचमेंट्स दे रहे हैं। उसमें एक अटैचमेंट क्या है? डिक्लेरेशन की। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑल टुगेदर 3 डिक्लेरेशन केएमपी को फाइल करनी है RD1 के साथ। पहली डिक्लेरेशन की जो नंबर ऑफ मेंबर्स एक प्राइवेट कंपनी में होने चाहिए 200, वो लिमिट कर ली गई है। देखो, KMP declaration by key managerial person pursuant to the provision of subsection 68 of section 2, मतलब प्राइवेट कंपनी के बारे में बता रहा है। द कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, कि उन्होंने अपनी कंपनी के मेंबर्स कितने लिमिट कर लिए हैं? 200 तक कर लिए हैं। Also stating that no deposit has been accepted by the company in violation of the act, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं है, तो ये उस बात की डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि कंपनी ने मेंबर्स 200 कर लिए हैं और ये इंश्योर करते हैं, ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि कोई भी डिपॉजिट बाहर एक्सेप्ट नहीं किया गया है, आप अब से नहीं होगा या नहीं किया है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी, ये पहली डिक्लेरेशन थी, एक मिनट, ये क्या थी? ये फर्स्ट डिक्लेरेशन थी, ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट डिक्लेरेशन। सेकंड डिक्लेरेशन क्या है और क्या बोल रहे हैं? केएमपी डिक्लेरेशन बाय केएमपी दैट देयर हैज बीन नो नॉन कंप्लायंस, मतलब अब ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं हुआ है। दैट मीन्स सारे के सारे कंप्लायंसेस कंपनी ने करे हैं, कुछ भी ऐसा डिफॉल्ट नहीं है, सब कुछ कंप्लाइड है एज पर द लॉ। कौन कौन से कंप्लायंसेस के बारे में? 73 टू 76A, ये किसके बारे में बात करता है? डिपॉजिट्स के बारे में, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी को तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड ही नहीं है, और अगर हम 76 में मतलब डिपॉजिट्स का जब आप चैप्टर पढ़ोगे भी कंपनीज एक्ट में, तो आप देखोगे एक सर्टेन लिमिट के बाद वो 100% एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कैटेगरी के लोगों से ही, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल बता रहा है कि इन सारे सेक्शंस का कंप्लायंस पूरा का पूरा किया गया है। सेक्शन 177 किसके बारे में बात करता है? 177 हमारी ऑडिट कमेटी के बारे में बात करता है। 178 हमारी एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी के बारे में बात करता है। 185 एंड 186 लोन एंड इन्वेस्टमेंट, एंड 188 आरटीपी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के सारे कंप्लायंसेस हमारी कंपनी ने करे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नॉन कंप्लायंट हो। इस बात का डिक्लेरेशन दे रहे हैं। तो 2 डिक्लेरेशन हो गए। तीसरा डिक्लेरेशन जो हमारे केएमपी क्या बोलते हैं कि declaration by KMP that no resolution is pending to be filed in terms of subsection 3 of section, ये 179 होगा। 779 कोई सेक्शन है नहीं ना, तो ये क्या है? सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 179, एंड ऑल्सो स्टेटिंग दैट कंपनी was never listed, मतलब कोई भी रेजोल्यूशन पेंडिंग नहीं है एज पर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 179। और क्या बोलता है कि भाई कंपनी कभी, या तो बताएंगे कि कभी लिस्टेड नहीं थी, ठीक है, तो और आगे होगी भी नहीं क्योंकि अब प्राइवेट में कन्वर्ट होने जा रही है। और अगर आपकी पब्लिक कंपनी जो थी अगर वो लिस्टेड थी तो डी लिस्टिंग के सारे कंप्लायंसेस कर लिए गए हैं, अब उसको डी लिस्ट कर दिया गया है। सारे रूल्स एंड जो भी वहां पे कंप्लायंसेस फॉलो करने थे फॉलो करके हमने कंपनी को डी लिस्ट कर लिया है, क्योंकि अगर कंपनी लिस्टेड रहेगी तो ऑब्वियसली वो कैसे प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस बात की डिक्लेरेशन देते हैं। कौन देता है डिक्लेरेशन? केएमपी। 3 डिक्लेरेशंस हमारे RD1 के साथ अटैच होती हैं। आप ये रनिंग नोट्स में भी लिखते रहो, मैंने आपके लिए अलग से नोट्स बनाए हैं, उसको हम
रिवीजन जब करेंगे अभी तब देखेंगे, बट एक बार आप भी रनिंग नोट्स प्लीज बना के चलो, क्योंकि आप अपने हिसाब से लिखोगे चीजों को तो चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। ठीक है, तो RD1 के साथ हम क्या क्या अटैच कर रहे हैं, ड्राफ्ट कॉपी ऑफ MOA AOA, जिसमें हम प्रपोज चेंजेस जो करने जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ जर्नल मीटिंग अटैच करेंगे। थर्ड हम क्या करेंगे, हम पास जो एक कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, जहाँ पे ऑल्ट्रेशन के, देखो कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन या पावर ऑफ अटर्नी, जहाँ पे हमने किसी को ऑथराइज किया था, लीगल प्रैक्टिशनर या प्रोफेशनल को, कि वो अपीयर करेगा, हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, वो बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच करेंगे। उसके बाद 3 डेक्लेरेशन KMP देता है। पहली डेक्लेरेशन नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिट की देता है कि भाई 200 कर लिए गए हैं, कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं है, मतलब किसी से भी डिपॉजिट नहीं लिया गया है। दूसरी डेक्लेरेशन KMP क्या देता है कि भाई कोई भी सारे कंप्लाइंसेस फॉलो किए गए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नॉन कंप्लाइंस में आ रहा है, हमने इन सारे सेक्शंस के सारे कंप्लाइंसेस कर लिए हैं। डिपॉजिट्स के बारे में बोलता है, ऑडिट कमिटी, NRC कमिटी, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट RTP, ठीक है, इन सब के बारे में डिक्लेरेशन देता है कि ये सारे सेक्शंस का कंप्लाइंट किया है। ठीक, और तीसरी डेक्लेरेशन देता है कि भाई अगर कंपनी लिस्टेड थी तो हमने उसको डीलिस्ट कर लिया है, और अगर लिस्टेड और अगर थी ही नहीं लिस्टेड तो उसके बारे में भी बताएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारे RD1 के साथ ये सारी की सारी अटैचमेंट्स जाती हैं। तो कितनी अटैचमेंट्स हो गई ओवरऑल, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, यहाँ पे अभी तक हमारी ओवरऑल 6 अटैचमेंट्स हुई है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि एवरी एप्लीकेशन फाइल अंडर सब रूल 1, जो जिसकी एप्लीकेशन हम बात कर रहे हैं, शैल बी सेट आउट इन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। उसमें क्या होगा, डेट बताई जाएगी, बोर्ड मीटिंग कब हुई थी, एट विच प्रपोजल फॉर ऑल्टरेशन एंड मेमोरेंडम वाज अप्रूव्ड, किस दिन बोर्ड मीटिंग की डेट के बारे में बताएंगे, जर्नल मीटिंग की डेट के बारे में बताएंगे, जहाँ पे ऑल्ट्रेशन का प्रपोज ऑल्ट्रेशन का जो हमने आर्टिकल्स को ऑल्टर करना था वो अप्रूव हुआ। ठीक है, रीजन क्या है, आप क्यों कन्वर्ट करने जा रहे हो, आपको क्या लगता नहीं कि सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है RD, इसीलिए तो अप्रूवल आप लेने जा रहे हो कि भाई आप रीजंस बताओ। अगर RD को आपके रीजंस वैलिड रखते हैं कि भाई आप बोल रहे हो कि अब मैं उतने लेवल पे बिजनेस ही नहीं कर रही हूँ, या मैं नहीं पब्लिक से पैसा उठाने का कोई मेरा मोटिव नहीं है अब, या हम कभी IPO FPO लेके ही नहीं आने वाले हैं, तो हम इतने स्ट्रिक्टर कंप्लाइंसेस जो कि एक पब्लिक कंपनी को फॉलो करने होते हैं, वो हम उन सब चक्रों में क्यों पड़े। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जो भी आपका रीजन होगा आप वो मेंशन करोगे। रीजन फॉर कन्वर्जन इनटू प्राइवेट कंपनी, इफेक्ट फॉर सच कन्वर्जन ऑन शेयर होल्डर्स, एंड आपके कन्वर्जन का आपके शेयर होल्डर्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है, आपके क्रेडिटर्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर्स एंड अदर रिलेटेड पार्टी पे इस कन्वर्जन का क्या इफेक्ट आ रहा है, along with the reasons आप ये भी बात बताते हो। Then details of any conversion made within last 5 years and outcome thereof along with the copy of order। हो सकता है पहले आप प्राइवेट कंपनी थे फिर आप पब्लिक बने हो, ठीक है, और अब आप फिर से प्राइवेट बनना चाहते हो, तो 5 साल के बीच में आपने जो भी अगर कोई और कन्वर्जन किए हैं इससे पहले तो उसकी भी डिटेल इंफॉर्मेशन दोगे। डिटेल्स एज टू वेदर द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, क्या आपकी कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हम बोलते हैं वो तो नहीं है, उसके बारे में डिटेल्स दोगे। फिर थर्ड में क्या बोला, देयर शैल बी अटैच टू द एप्लीकेशन, जब जब एप्लीकेशन की बात है मतलब RD1 की बात कर रहे हैं, इसके साथ हम अटैच करेंगे लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स drawn up to the latest practicable date preceding the date of filing of the application but not more than 30 days। मतलब जो हम RD1 के साथ क्या अटैच करेंगे, ये हमारा 7th अटैचमेंट हो गया, ऊपर 6th है ना, ये एक और हो गया, क्या RD1 के साथ और क्या अटैच कर रहे हैं, लिस्ट, किस चीज की लिस्ट, मेरे क्रेडिटर्स डिबेंचर्स होल्डर्स की लिस्ट, कितने दिन पुरानी तक चलेगी, 30 दिन, जब मैं अपने RD को एप्लीकेशन दे रही हूँ तो आज अगर एप्लीकेशन दे रही हूँ आज से 30 दिन पुरानी मेरी लिस्ट हो, मतलब इतनी पुरानी चलेगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो 30 दिन पुरानी मैं लिस्ट अपनी RD के साथ 30 दिन तक पुरानी दे सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं होगी। उसमें क्या लिखा होगा, ऑब्वियसली नेम एड्रेस, हमारे क्रेडिटर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का क्या क्या कौन कौन है, ठीक है, और
इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंटिंजेंट या अनअसर्टेन डेट, मतलब जो आज के दिन हमें डेप्ट का हो सकता है कोई कल को कोई एक और भी डेप्ट निकल आए जो आज हमारी नॉलेज में नहीं है, तो उसके बारे में भी आप बताओगे। तो ये भी एक अटैचमेंट जाता है RD1 के साथ, ठीक है। फिर a duly authenticated copy of list of creditor debenture holder shall be kept at registered office। हमने RD1 के साथ तो रीजनल डायरेक्टर को अपनी लिस्ट भेज दी, किसकी, क्रेडिटर्स की, डिबेंचर होल्डर्स की, सबकी भेज दी, लेकिन यही लिस्ट को आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखोगे, जिससे कोई अगर इसको इंस्पेक्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। देखो, शैल बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड एनी पर्सन डिजायर, एनी बोल रहा है कोई भी, एनी पर्सन डिजायरस ऑफ इंस्पेक्टिंग द सेम मे एट द टाइम ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी आवर्स ऑफ द बिजनेस। तो क्या माने जाते हैं, 9 AM to 6 PM इंस्पेक्ट एंड टेक एक्सट्रैक्ट फॉर द सेम। अगर आप इंस्पेक्ट करना चाहते हो कर लो, वो तो फ्री है ऑब्वियसली कि वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी जाएगी, लेकिन अगर आप उसकी कॉपी लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली जो भी नॉमिनल अमाउंट होगा आपको पे करना पड़ेगा। अब जो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट की बात बोल रही थी, देखो ये मॉड्यूल में थोड़ा ऊपर नीचे है, बट क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे एडवर्टाइजमेंट 25A में, INC 25A के अंदर आप कॉपी अटैच करोगे, ROC को भेजोगे। तो 21 डेज पहले हम क्या करेंगे, RD को एप्लीकेशन देने से मिनिमम 21 डेज पहले मैं एडवर्टाइजमेंट दूंगी, मैं नोटिस भेजूंगी किस किस को, मैं क्रेडिटर, तभी तो उनकी लिस्ट आप बना पाओगे ना, तो नोटिस देंगे क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। द कंपनी शैल एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन क्या करेगी, एडवर्टाइज करेगी इन फॉर्म INC 25A वर्नाकुलर न्यूज़पेपर इन प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जो डिस्ट्रिक्ट की और इंग्लिश में जिसका वाइडर सर्कुलेशन है उसमें नोटिस को अटैच करेगी टू इन्फॉर्म जर्नल पब्लिक, क्योंकि वो एक पब्लिक कंपनी है तो जितने भी उसके शेयर होल्डर्स हैं सबको इन्फॉर्म करिए कि हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं, RD के पास एप्लीकेशन दे रहे हैं, जिसको भी ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। सर्व बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, इंडिविजुअल नोटिस भी देगी 21 दिन पहले, किसको, डिबेंचर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को ऑफ दी कंपनी। एक्नॉलेजमेंट ड्यू वर्ड लिखना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एक्नॉलेजमेंट ड्यू मतलब कि जैसे आपने देखा, अगर आप कुछ भी कोरियर करते हो तो आपको वो एक रिसीट देता है, उसको भी एक्नॉलेजमेंट ड्यू बोलते हैं। प्लस एक इसका पर्सपेक्टिव ये भी है कि मेरे पास कोरियर आया, ठीक है, कुछ कोरियर्स होते हैं जो आप सोसाइटी के गेट पे दे के चले जाते हो, कुछ कोरियर्स ऐसे होते हैं जिसमें आप रिसीवर का साइन लेते हो, तो उसको भी एक्नॉलेजमेंट ड्यू बोलते हैं, ठीक है। तो विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू आप बताओगे, मतलब उसमें ये भी आप नोटिस में जब आप भी आप जो हमारे न्यूज़पेपर के बारे में बता रहे हो कि हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया है, आप साथ ये भी बताओगे कि हमने सर्व किया है नोटिस क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर्स होल्डर्स को, तभी आप एक्नॉलेजमेंट ड्यू मांग रहे हो उसकी, ठीक है। सर्व बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, नोटिस जो RD को भी आप ये नोटिस भेजोगे विद एंड द रजिस्ट्रार को भी नोटिस भेजोगे विद एंड द रेगुलेटरी बॉडी। अगर आपकी कंपनी में कोई और रेगुलेटरी बॉडी गवर्न करती है, जैसे RBI हो गया, सेबी, कोई भी, अगर टेलीकॉम है तो ट्राई हो गया, कोई भी अगर रेगुलेटरी बॉडी आपकी कंपनी पे उनका एक्ट अप्लाई होता है तो उनको भी नोटिस भेजोगे कितने दिन पहले, at least 21 days before the date of filing the application to RD inform RD1, ठीक है। अब यहां से जो प्रोसेस है ना, इससे पढ़ने से अच्छा मैंने एक डायग्राम बनाया, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं एंड फिर इसी से ही हम पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले हमने देखा कि हमने बोर्ड मीटिंग करी, बोर्ड मीटिंग में कन्वर्जन के बारे में बात हुई एंड ऑथराइज किया डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी को टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट एंड इशू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। और क्या ऑथराइज किया था कि अपीयर बिफोर दी RD, ठीक है, वो भी हमने ऑथराइज किया। जर्नल मीटिंग हुई, जर्नल मीटिंग में हमने क्या किया, ऑल्ट्रेशन, तो हमारे यहाँ पे SR जो पास हुआ किसके लिए पास हुआ, ऑल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि हमें 3 रिस्ट्रिक्शंस को ऐड करना था बट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ RD, और ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम क्योंकि नेम प्राइवेट हमें इसमें इंक्लूड करना था।
अच्छा, फिर हमने इसको 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को फाइल करना है एमजीटी 14 में। एमजीटी 14 में जब मैं फाइल करूंगी तो उसके साथ मैं क्या क्या अटैचमेंट्स दूंगी? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ एमओए एओए, चाहूँ तो बोर्ड रेजोल्यूशन की भी कॉपी दे सकती हूँ, एंड नोटिस जो मैंने अपने शेयर होल्डर्स को भेजा था वो अटैच होगा। बात यहाँ खत्म हो गई कि एसआर हमारा चला गया, ठीक है। फिर हमने बोला आपको इसके बाद क्या स्टेप आया कि एटलीस्ट 21 डेज बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन, हम आरडी को एप्लीकेशन देने से मिनिमम 21 दिन पहले पहले आप एडवर्टाइजमेंट दोगे फिर एप्लीकेशन फाइल करोगे, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट देंगे, फाइलिंग द एप्लीकेशन, एडवर्टाइज करेंगे इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। फिर और क्या करते हैं हम? नोटिस भी देंगे यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, नोटिस टू क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स को भी नोटिस देते हैं कितने दिन पहले? सेम, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर। फिर हम क्या करेंगे? 21 दिन मिनिमम पहले हमने नोटिस दे दिया, फिर हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं आरडी को। जब मैं एप्लीकेशन फाइल कर रही हूँ आरडी को फॉर अप्रूविंग द ऑल्टरेशन, मैं क्या क्या अटैचमेंट्स दूंगी? ड्राफ्ट कॉपी, जो मैंने प्रपोज चेंजेस किए हैं उसकी कॉपी दूंगी, बताएंगे ना कहाँ कहाँ चेंजेस कर रहे हैं। मिनट्स की कॉपी दूंगी, बोर्ड रेजोल्यूशन की जहाँ पे एप्लीकेशन ऑथराइज, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन जहाँ पे हम किसी को ऑथराइज कर रहे हैं कि वो कन्वर्जन का काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। डेक्लेरेशन बाय केएमपी, देखो 3 डेक्लेरेशन है। क्या क्या डेक्लेरेशन? दैट लिमिट ऑफ द मेंबर टू 200 कर दी गई है, देयर इज नो नॉन कंप्लायंस ऑफ दीज सेक्शंस एंड नो रेजोल्यूशन इज पेंडिंग टू बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 एंड कंपनी वाज नेवर लिस्टेड, और अगर लिस्टेड है तो उसको डीलिस्ट कर लिया गया है विद ऑल ड्यू कंप्लायंसेस, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई, नोटिस चला गया। और हम एक और चीज देते हैं यहाँ पे, क्या देते हैं हम लोग यहाँ पे? RD1 के साथ क्या अटैच करते हैं? नोटिस जो हमने भेजा है, ठीक है। किसको? हमने जो नोटिस अपने क्रेडिटर्स डिबेंचर होल्डर्स को भेजा है, और क्या बताते हैं? लिस्ट देते हैं क्रेडिटर्स की, डिबेंचर्स होल्डर्स की, ये भी लिस्ट अटैच होती है। कितने दिन पुरानी? मैक्सिमम 30 डेज पुरानी हो चल सकती है, ठीक है। तो वो लिस्ट में नेम, एड्रेस, कितना अमाउंट किसका ड्यू है, वो सारी बातें लिखी होंगी। फिर जब हम एप्लीकेशन, मेरी ये सबके साथ एप्लीकेशन फाइल हो गई, ठीक है, पूरा कंप्लायंसेस फॉलो कर लिए, एप्लीकेशन आरडी को चली। अब आरडी क्या करता है? आरडी यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। 3 सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं, या तो जो मैंने एप्लीकेशन सारी अटैचमेंट्स के साथ, सारे प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, सब कुछ कंप्लाइट करने के बाद जो एप्लीकेशन फाइल करी है RD1 में, अगर वो पूरी की पूरी कंप्लीट है, जो नोटिस जिन जिन को भेजे थे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया था, किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया और आरडी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो क्या होगा? इफ नो ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन इज कंप्लीट, तो आरडी गिव्स अप्रूवल फॉर कन्वर्जन विद इन 30 days फ्रॉम फाइलिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर मैं बोलूं आज 1 जून है, आज के दिन मैंने एप्लीकेशन फाइल करी है और सब कुछ सही है, तो आरडी विद इन 30 डेज, मतलब 30 जून के अंदर अंदर अगर आरडी सेटिस्फाइड है, सब कुछ सही है, तो 30 जून से तक इसके बीच में वो मुझे अप्रूवल दे देगा। तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। ये तब है जब कहीं कुछ गलत नहीं है, तो मेरे एप्लीकेशन क्लियर, रास्ता मिला, पास हो गई, ठीक। केस 2 में क्या होता है? जब मैंने एप्लीकेशन आरडी को सब कुछ दे दिया, ठीक है, आरडी, अगर अब आरडी हमें विद इन 30 डेज में, अगर आरडी क्या, अगर उस एप्लीकेशन में आरडी को कोई डिफेक्ट लगता है, कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, या जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो इनकम्प्लीट लगती है, ठीक है, तो आरडी विल इन्फॉर्म विद इन 30 डेज, मुझे आरडी इन्फॉर्म करेगा विद इन 30 डेज, क्या कि आप रीसबमिट करो अपनी एप्लीकेशंस को, बताएगा कि ये डिफेक्ट है इसमें, या ये इनकम्प्लीट है, या कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है। उसके साथ आप अपनी एप्लीकेशन रीसबमिट करो विद इन 15 डेज। सपोज विद इन 30 डेज उसने मुझे बताया, सपोज 15 जून को आरडी ने, अब जो भी सपोज कोई डिफेक्ट था या जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, हमें 15 जून को बता दिया।
अब हमें जिस दिन ये एप्लीकेशन मिली इसके और 15 दिन के अंदर मुझे मेरी एप्लीकेशन को करेक्ट करके वापस आरडी को भेजना है। तो 15 जून को एप्लीकेशन मिली तो ऑब्वियसली मुझे 30 जून तक अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करके रीसबमिट करना है। समझ में आया? सो आरडी क्या बोलेगा, विद इन 30 डेज कोई डिफेक्ट है तो बता देगा कि ये सही करके आप एप्लीकेशन रीसबमिट करो। तो रीसबमिट एप्लीकेशन विद इन 15 डेज। ठीक, अब मैंने ये एप्लीकेशन 30 जून को सबमिट कर दी, इस बीच में किसी भी दिन सबमिट कर दी, ठीक है, ये एक बार रीसबमिशन हो गया। बट इस एप्लीकेशन में भी आरडी सेटिस्फाई नहीं होता। जो जो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी या मैंने जो चीजें गलत थी उसको जब मैंने रेक्टिफाई करके आरडी को दिया, आरडी उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो आरडी मुझे एक और चांस दे सकता है। ठीक है, एक और चांस देगा कि फिर से 15 दिन का टाइम है, आप इसको करेक्ट करके मुझे दो। तो ऐसे मुझे करेक्शंस आरडी 2 बार मैक्सिमम अलाउड कर सकता है रीसबमिट करने के लिए। सो रीसबमिट द एप्लीकेशन विद इन 15 डेज। मैक्सिमम कितने रीसबमिशंस अलाउड हैं? 2 रीसबमिशंस अलाउड हैं। ठीक, जब मैंने एप्लीकेशन रीसबमिट कर दी, अगर इफ द एप्लीकेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड विद इन 15 डेज, मैंने पहली बार जब मुझे रीसबमिट का मौका मिला, मैंने इस बीच में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, या जब भी मुझे रीसबमिट का मौका मिला, चाहे वो पहली बार वाली बात हो, सपोज मैंने एप्लीकेशन दोबारा विद इन 15 डेज करेक्ट करके फाइल करी, पर समझ में नहीं आया आरडी को, आरडी ने बोला एक और मौका है, सही कर सकते हो, चीजों को कर दो, ठीक है, फिर मेरे पास 15 दिन का टाइम था, बट उस बीच में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी आरडी को, ठीक है, अगर मैंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया विद इन 15 डेज, तो फिर नेक्स्ट मतलब वो 15 दिन बीत जाने के बाद आरडी फिर से विद इन नेक्स्ट 30 डेज, विद इन नेक्स्ट 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। ऑब्वियसली रिजेक्ट कर देगा, मतलब आपने इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे हो कुछ भी आरओसी को, जो आरओसी ने मांगी है, तो एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट कर देगा। और अगर आपने इस 15 डेज के अंदर जो भी अपने सबमिट की, जो भी इंफॉर्मेशन आरडी ने मांगी आपने सबमिट कर दी, तो भी विद इन नेक्स्ट, जिस दिन आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे उसके विद इन नेक्स्ट 30 डेज में आपको आरडी अपना डिसीजन सुना देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैंने पहले एप्लीकेशन 1 जून को फाइल करी, ठीक है, तो आरडी के पास, आरडी मुझे 30 दिन के अंदर अंदर आरडी को इन्फॉर्म करना था, आरडी ने मुझे 15 जून में इन्फॉर्म करा कि ये गलत है, आपके पास फिर से 15 दिन का टाइम है, रीसबमिट कर दो, ठीक है, मैंने सपोज 20 जून को रीसबमिट कर दी। अब यहाँ से जिस दिन मैंने रीसबमिट कर दी, मैंने रीसबमिशन जो बोला कर दिया, अब आरडी जिस दिन मैंने रीसबमिशन किया है वहां से फिर से 30 दिन के अंदर, ठीक है, फिर से 30 दिन के अंदर क्या करेगा, अपना ऑर्डर, मुझे जो भी ऑर्डर होगा आरडी का, वो फिर से रीसबमिशन के फिर से नए 30 दिन स्टार्ट होंगे, उस 30 दिन के अंदर अंदर हमें क्या करके देगा, अपना ऑर्डर अप्रूव कर रहा है तो अप्रूव, रिजेक्ट कर रहा है तो रीजंस के साथ बताएगा। ठीक है, तो ये किसकी बात हुई, हमारे सेकेंड केस की बात हुई कि भाई एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट था, एप्लीकेशन में कोई डिफॉल्ट था या एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। केस 3 में क्या होता है कि इफ ऑब्जेक्शन, जो क्योंकि हमने नोटिस दिया, किस किस को, क्रेडिटर्स को नोटिस दिया, न्यूज़पेपर में नोटिस दिया, उस नोटिस पे ऑब्जेक्शंस आए, ठीक है, आ सकते हैं क्योंकि पब्लिक कंपनी है, भाई लोग चिंतित होंगे ना कि भाई हमने इतना पैसा लगाया, आप प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहे हो, अगर जिसके जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उन्होंने रेज किया और कंपनी ने ऑब्जेक्शंस को फॉरवर्ड कर दिया आरडी को, ठीक है, ऑब्जेक्शंस आए तो आरडी उन ऑब्जेक्शंस पे हियरिंग कंडक्ट करता है। इसी हियरिंग के लिए हमने बीआर में एक पर्सन को ऑथराइज किया था कि आप आरडी के सामने हमें रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, सो आरडी विल कंडक्ट हियरिंग विद इन 30 डेज ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। इस 30 दिन के अंदर अंदर, पहले ही 30 दिन, जैसे एप्लीकेशन फाइल हुई 1 जून, तो 30 जून के अंदर अंदर जो भी ऑब्जेक्शंस आए होंगे आपने सबमिट कर दिए। अब इस 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी क्या करेगा, हियरिंग कंडक्ट कराएगा, और अगर हियरिंग में मतलब हियरिंग कंडक्ट कराएगा इस 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, फिर आरडी विल पास द ऑर्डर टू कंपनी टू फाइल एफिडेविट टू रिकॉर्ड कंसेंसस रीच, मतलब जो जिस भी रीजन की वजह से हियरिंग कंडक्ट हुई होगी उसका रेजोल्यूशन तो हुआ ही होगा ना, तो अगर आप मतलब जो भी हियरिंग थी उस पर आपने आपस में सब रिजॉल्व कर लिया कि क्रेडिटर को जो भी कंसर्न था आपने उनके आंसर्स दे दिए, क्वेरीज जो थी सब कुछ रिजॉल्व हो गया, तो फिर आरडी क्या बोलता है कंपनी को कि आप एक एफिडेविट
फाइल करो। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट ओथ की तरह लिया जाता है कि भाई जो बातें हम आपको बोल रहे हैं, हम ये आपको बता रहे हैं कि ये कंसर्न अराइज हुए थे, हमने इनको प्रॉपरली रिजॉल्व कर लिया गया है, अब कोई भी कंसर्न इन पार्टी को नहीं है जिन्होंने भी कंसर्न रेज किए गए थे, ठीक है, जिन्होंने भी क्या ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, उनके अब सारी बातें सेटल हो गई हैं। इस बात के लिए वो एफिडेविट फाइल कराता है कंपनी से। तो आरडी विल पास ऑर्डर टू कंपनी टू फाइल एफिडेविट टू रिकॉर्ड कंसेंसस रीच्ड, ठीक है। फिर जैसे ही कंपनी ये ऑर्डर पास, ये एफिडेविट देती है आरडी को, आरडी उस एफिडेविट के देने के बाद विद इन 30 डेज आरडी ऑर्डर पास कर देगा कि वो आपका जो कन्वर्जन है वो अप्रूव करता है या आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। समझ में आया? तो 3 केसेस हो सकते हैं आरडी के, जब हम आरडी को एप्लीकेशन देते हैं तो 3 केसेस हो सकते हैं। यही सारे पॉइंट्स को हमने डिटेल में कवर किया मॉड्यूल से, ठीक है, कि हमें रीसबमिशन अलाउड है, 15 दिन के अंदर आप अपनी रीसबमिशन कर सकते हो एंड मैक्सिमम 2 रीसबमिशन अलाउड है। जब ये सारी बातें, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है, जब ये सब हो गया उसके बाद अगर आरडी सेटिस्फाइड हो जाता है, वंस द आरडी अप्रूव द एंटायर कन्वर्जन, चाहे वो केस 2 में अग्री हो गया हो, अगर हियरिंग नहीं आई, कुछ भी ऑब्जेक्शंस नहीं हुए तो केस 2 फॉल हुआ, ठीक है, या केस 3 में हियरिंग्स आने के बाद सब कुछ रिजॉल्व हो गया हो, या केस 1 में कुछ ऑब्जेक्शन, कुछ भी कंसर्न नहीं था, आरडी को सब कुछ सही लग रहा था, तो जब जिस भी केस के अकॉर्डिंग आरडी अप्रूव करता है, द प्रोसेस ऑन रीसबमिशन ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, इट शैल इशू एन ऑर्डर फॉर सच कन्वर्जन and the said order shall be filed in form INC 28 with ROC within 30 days from the date of passing such order। जैसे मैंने बोला INC की डेट कितनी लिखी है, INC 28 की 30 डेज, पर क्योंकि INC 27 के साथ ही जाना होता है ना, INC 27 हमें 15 डेज में फाइल करना है, तो INC 28 को भी हम 15 डेज के अंदर अंदर ही INC 27 के साथ ROC को फाइल कर देंगे। एंड विद दिस क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आरओसी आईएनसी 11 के अंदर हमें नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है। आई नो इट वॉज अ लेंदी प्रोसेस, बट अगर आपने रनिंग नोट्स बनाए हैं, 2-4 बार पूरे प्रोसेस को पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखो, जर्नल मीटिंग तक चाहे आप प्राइवेट से पब्लिक में जा रहे हो या पब्लिक से प्राइवेट में जा रहे हो, प्रोसेस सेम है, ठीक है। पब्लिक से प्राइवेट में होते हो तो फिर आरडी का अप्रूवल लगता है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट नोटिस के लिए अलग से प्रोसीजर है जो कि रूल 41 में दिया है, वो आपको एडिशनल कंप्लाइट करना है, बाकी सारी चीजें सेम है। आरडी का ऑर्डर फिर आईएनसी 28 में आता है, वो आपको आईएनसी 27 के साथ अटैच करके, क्योंकि वो कन्वर्जन की एप्लीकेशन है तो आरओसी को फाइल करनी होती है। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं, नहीं आई है, कुछ भी जरा सा डाउट है, वैसे आई होप कुछ डाउट नहीं होगा, बट अगर कुछ भी डाउट होता है, यू डोंट नीड टू कैरी फॉरवर्ड दी डाउट, अपने डाउट को साथ साथ क्लियर करते चलो, जो भी डाउट है मुझसे पूछो, बिकॉज ये टॉपिक एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्लीज अपने क्लियर करके चलो कंसेप्ट्स को, एक बार पूरा प्रोसेस लिख के देखो, क्योंकि कन्वर्जन का प्रोसेस आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। सो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन है ओपीसी टू प्राइवेट कंपनी, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर।